हेलो गाइस, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं आपके लिए सीरीज चला रहा हूं नो मोर पेड कोर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका पेपर एनालिसिस हम इस प्रकार से कर रहे हैं कि आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका सोर्स क्या है। अगर आपको एक ऑथेंटिक सोर्स मिल जाता है तो आपको पता चल जाता है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, किस जगह पर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उससे क्या होगा, उससे आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो पेड कोर्स वाले लोग होते हैं, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, कल के कमेंट से मुझे लग रहा था कि अभी तक आप मेरे एम को समझ ही नहीं पाए। मैं यहां पर बाय अकेडमी आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है। आपकी क्लासेस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हैं और यहां कोई भी पैसे की डिमांड नहीं हो रही है। आपको सारी क्लासेस फ्री में मिल रही हैं, तो इत्मीनान रखिए कि यहां आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। बस आपको पेमेंट किस रूप में करना है? आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं और लोगों के साथ शेयर करना है। अगर आप शेयर ज्यादा करेंगे तो यूट्यूब रेवेन्यू से मैं खुद ही पैसे कमा लूंगा, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मैं बता रहा हूं कि जो भी पेड कोर्स वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी क्लासेस से क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर कहते हैं कि हमारे नोट्स लीजिए, हमारे नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस फंस रहे हैं। तो क्या ये सच है कि उनकी क्लासेस से या नोट से मिल रहे हैं? ऐसा नहीं है। मैंने आपको पॉलिटी की क्लास में दिखाया कि पॉलिटी के क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन थे हमने कल डिस्कस किए थे, 20 में से 18 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके कहां से आ रहे थे? एनसीईआरटी से आ रहे थे। और जब एनसीईआरटी से आ रहे हैं, एनसीईआरटी कैसी है आपकी? फ्री है। तो फ्री एनसीईआरटी डाउनलोड कीजिए और वहां से पढ़कर आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो क्या आप अभी भी पेड कोर्स लेंगे? अगर नहीं लेंगे तो थम्स अप कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शुरुआत करते हैं। हम आज की क्लास इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे। इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन है? 13 क्वेश्चंस आपके आए थे। तो हम देखेंगे कि 13 क्वेश्चंस कहां से आए हैं, किस किस जगह से आए हैं। तो एक चीज और कि अभी जो पॉलिटी का सेक्शन था वो तो मैंने क्लासेस ले ली हैं। अभी इकोनॉमिक्स की आपकी 4 क्लासेस हुई हैं। तो इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। अभी आप ये देखिए कि क्वेश्चंस का रूप क्या है, आंसर खोजने की कोशिश मत करना। फिर भी मैं थोड़े थोड़े जो टर्म्स है वो सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस पे बताता रहूंगा कि आपको दिक्कत नहीं हो। स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन है 41। तो 41 है, ये आपकी सीरीज थी पेपर सेट, वो Q3 से लिया गया है। तो बाकी की जो सीरीज अगर आपके पास हो तो क्वेश्चंस आपको कहीं पर भी मिल सकते हैं, इधर उधर मिलेंगे, लेकिन मिलेगा जरूर। आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2023 में जो पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें दो कथन है, पहला कथन और दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, या दोनों कथन गलत है? क्या है इसका आंसर? स्टार्ट करते हैं पहले कथन से। इस बात पर आम सहमति है कि खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का उच्च स्तर बहुत अवांछनीय है और यह बर्बाद भी हो सकता है। अब यहां पर बफर स्टॉक आया, तो बफर स्टॉक आखिर है क्या? बफर स्टॉक ये मान के चलिए सरकार को अपने देश में क्या करना है, फूड सिक्योरिटी लेकर आनी है। फूड सिक्योरिटी मतलब लोगों के साथ पर्याप्त भोजन होना चाहिए, लोगों को अपने जीवन को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? भोजन की आवश्यकता है। और वो भोजन उन्हें नहीं मिल पा रहा है तो सरकार क्या करती है? सरकार अपने खाद्यान्न में से, मतलब सरकार के पास खाद्यान्न होता है, सरकार के पास अनाज होता है। अब ये अनाज आता कहां से है? ये वो किसानों से लेते हैं। ठीक है, तो बफर स्टॉक का मतलब है कि सरकार के खाद्यान्न का भंडार, उसका स्तर बढ़ता जा रहा है। और अगर उसका स्तर बढ़ जाएगा तो ये अवांछनीय है, ये सही नहीं है और इससे खाद्यान्न बर्बाद भी हो सकता है, ये बात कह रहा है। तो ये तो बात सही लग रही है कि किसी भी चीज की अगर आती हो जाती है, सरकार के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो अपने खाद्यान्न को और अच्छे तरीके से रख सके, उनके पास इतने कोल्ड स्टोरेज नहीं है कि वो उसमें रख सके अपने खाद्यान्न को। तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा, नमी लग जाएगी, चूहे खा जाएंगे, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है आपको। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। बढ़ती न्यूनतम समर्थित कीमतों ने सरकार द्वारा खाद्यान्न खरीद की रख रखाव लागत बढ़ा दी है। अब यहां न्यूनतम समर्थित कीमतें क्या होती हैं? अभी मैंने बताया था बफर स्टॉक में खाद्यान्न रखती है सरकार, और सरकार लेती कहां से है? सरकार लेती है किसानों से। तो किसानों से वो लेती कैसे है? मान लीजिए गेहूं का एग्जांपल लेते हैं। गेहूं का उत्पादन करना है किसानों को
और किसान कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें मार्केट में सही मूल्य मिल जाए जिससे हम गेहूं का उत्पादन करें। ऐसा ना हो कि खाद्यान्न को, गेहूं को करने के लिए उन्हें कीमत लग रही है 15 रुपए और मार्केट में वो बेचने गए तो क्या होगा, उसे 10 रुपए में बेचना पड़ रहा है, 10 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचना पड़ रहा है। तो क्या होगा, किसान को नुकसान होगा। वो क्या उस तरह की फसल करना चाहेगा कि भाई मार्केट में 10 रुपए में बिकेगा, हमारा ही लागत लग रही है 15 रुपए। तो ऐसा ना हो, इसलिए सरकार क्या करती है, सरकार किसी एक फसल की एक न्यूनतम कीमत को बता देती है कि ये कीमत होगी, इस कीमत पर, मतलब मान लीजिए गेहूं की कीमत उन्होंने तय कर दी 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए पर किलो के हिसाब से कीमत तय कर दी। इसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दिया गेहूं का 20 रुपए पर किलो। अब किसान क्या करेगा, किसान उत्पादन करेगा गेहूं का और वो मार्केट में जाकर बेचने की कोशिश करेगा। मार्केट में अगर उसे रेट मिल रहे हैं 21 रुपए, 22 रुपए, 23 रुपए, मतलब 20 से ज्यादा रुपए मिल रहे हैं तो वो मार्केट में बेच देगा। अगर मार्केट में मिल रहे हैं 19 रुपए, 18 रुपए, 17 रुपए, तो क्या करेगा, वो मार्केट में ना बेचकर सरकार को बेच देगा। मतलब सरकार खुद खरीद लेगी कितने रुपए में, 20 रुपए पर किलो के हिसाब से आपका गेहूं खरीद लेगी। अब जो सरकार ने खरीद लिया उसे ही बफर स्टॉक में रखेगी और उस स्टॉक को भारत में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगी, गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगी। इस तरह की कुछ एक प्रणाली है। अब क्वेश्चन का कथन क्या कह रहा है कि बढ़ती न्यूनतम समर्थित कीमत है, मतलब जो 20 रुपए पर किलो के हिसाब से गेहूं की कीमत तय की, अगर ये 22 रुपए पर किलो कर दी जाए तो लोग क्या करेंगे, किसान क्या करेंगे, किसान गेहूं का उत्पादन करेंगे और सरकार को देंगे। तो सरकार को देंगे, सरकार के पास ज्यादा खाद्यान्न हो जाएगा तो उसकी रख रखाव, मतलब ज्यादा खाद्यान्न होगा तो उसके रख रखाव के लिए ज्यादा लागत लगानी पड़ेगी। ये बात स्टेटमेंट कह रहा है। तो स्टेटमेंट ये भी सही है, आपको लग रहा होगा, क्योंकि ज्यादा अगर जो स्टॉक होगा तो ज्यादा रखरखाव की लागत लगेगी। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है। इसका आंसर क्या है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अब इसका आंसर ढूंढते हैं हम एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की 9th क्लास की अगर चौथा चैप्टर देखेंगे फूड सिक्योरिटी, तो 50 नंबर पेज में लिखा हुआ है। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है। तो पहला स्टेटमेंट आपको सीधे सीधे लाइन बाई लाइन मिल गया। अब बात करते हैं, विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। क्या है, उच्च रखरखाव लागत के लिए जिम्मेदार है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सीधा सीधा आपको मिल गया। दोनों स्टेटमेंट मिल गए, दोनों ही स्टेटमेंट सेम आपको मिल रहे हैं ना एनसीईआरटी में। तो अब आपको समझ में आ गया इसका आंसर कहां है, एनसीईआरटी के चौथे चैप्टर फूड सिक्योरिटी में दिया हुआ है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पे रिलाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 42वां क्वेश्चन Q3 से। इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। इसमें यह भी बताना है कि दोनों कथन सही है या नहीं। अगर दोनों कथन सही है तो ये पुष्टि कर रहा है, कारण पुष्टि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, ये भी बताना है। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि विभिन्न देश अलग अलग गरीबी रेखा का उपयोग करते हैं। यहां पर शब्द आया गरीबी रेखा। गरीबी रेखा क्या है, गरीबी रेखा एक इस प्रकार की रेखा मान लेते हैं कि ये किस पर तय होती है, ये तय होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन यापन के स्तर में लगने वाला खर्च, ठीक है। अगर वो अपने जीवन यापन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम सैलरी ले रहा है तो क्या होगा, वो गरीबी रेखा से ऊपर होगा। अगर वो उतनी न्यूनतम सैलरी नहीं है तो वो गरीबी रेखा से नीचे होगा और उसे गरीब कह दिया जाएगा कि इतना गरीब व्यक्ति यहां पर है। तो एक देश में गरीबी रेखा अलग हो सकती है, दूसरे देश में अलग हो सकती है। कैसे हो सकती है, मान लीजिए भारत की जो गरीबी रेखा है और अमेरिका की गरीबी रेखा है, क्या दोनों एक जैसी होंगी। भारत में कोई एक व्यक्ति है, अगर हम मान के चलें कि भारत में बर्गर खाने के लोग शौकीन हैं, मतलब बर्गर ही खाते हैं, यहां पर खाने के रूप में, खाद्यान्न के रूप में बर्गर ही खाते हैं। भारत में बर्गर कितने का मिलता है, अगर आप देखें तो 50 रुपए, 59 रुपए, इतने रुपए में बर्गर मिल जाता है आपको। और अगर अमेरिका में देखें तो अमेरिका में कीमत क्या है, $5 है। तो इससे क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर आधे डॉलर में एक बर्गर मिल रहा है और यहां पर $5 में एक बर्गर मिल रहा है। तो जो वस्तु की कीमत है उसके अकॉर्डिंग अगर एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए एक बर्गर खाता है एक टाइम में, तो इसे तो भारत में तो क्या करना पड़ेगा, आधा डॉलर ही खर्च करना पड़ेगा। और विदेश में मतलब अमेरिका में उसे $5 खर्च करने पड़ेंगे। तो जीवन रेखा जो होगी, उसकी गरीबी रेखा होगी, वो ऊंची हो जाएगी ना, $5 पर पहुंच जाएगी और इसकी आधे डॉलर पर रहेगी। तो इस वजह से जो गरीबी रेखा है वो ऊपर नीचे देखने को मिलती है। तो पहला स्टेटमेंट आपको सही दिख रहा है।
अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। यही बात तो मैंने अभी बताई आपको कि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मतलब भारत में किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, इस तरह की बातें करते हैं हम कि हमारे पास क्या होना चाहिए? एक छोटा एक मकान हो जाना चाहिए और रोटी होनी चाहिए खाने के लिए और क्या होना चाहिए? कपड़े होने चाहिए पहनने के लिए। यहीं अगर हम विदेश की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहां पर इतनी दूर दूर है, अगर वो काम करने के क्षेत्र पर जाएगा तो उसके लिए एक गाड़ी की भी आवश्यकता होगी। उसे नेसेसरी चीजें जो चीजें होंगी वो बदल जाएंगी, उनकी कीमतें लगातार बदल जाएंगी। तो इस तरह से जैसे अवन अवन मान लीजिए, हमारे देश में अवन की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन विदेश में अवन की बहुत आवश्यकता है। तो चीजें क्या हो रही हैं? मूल आवश्यकताएं भी बदल रही हैं। अन्य देशों के साथ अपने देश की मूल्य आवश्यकताएं भी बदल रही है ना। मतलब आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और इस स्टेटमेंट की वजह से ही तो अलग अलग गरीबी रेखा है, क्योंकि एक व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता बदल रही है, इस वजह से उसे और अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए। तो वो गरीबी रेखा से ऊपर जाने के लिए थोड़ा और स्तर को अपना ऊपर बढ़ाना होगा। कारण उसकी पुष्टि भी कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। चौथा आंसर आपका सही है। आप देखते हैं इसे एनसीईआरटी में। अगर आप एनसीईआरटी 9th क्लास की पॉवर्टी वाले चैप्टर में जाएंगे, चैप्टर नंबर 3, 32 पेज नंबर, इसमें क्या लिखा हुआ है? मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती हैं। अब देखिए यहां पर विभिन्न कालों और दिया हुआ है, तो आपको ये क्या याद रखना है? कालों को याद रखना है, अलग अलग समय में भी। मतलब अगर आप 1950 की बात करें, 1970 की बात करें और 2024 की बात करें, तो क्या हमारी आवश्यकताएं नहीं बढ़ी हैं? हमारी आवश्यकताएं जो 1950 में थी एक व्यक्ति की भारत में, वो आवश्यकताएं 1990 में या फिर 2024 में उससे ज्यादा हो गई हैं। ये बात मानेंगे आप? इस वजह से कालो शब्द, ये वाला जो काल शब्द है, इसे भी आपको याद रखना है। अगली बार क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनाए? मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं भिन्न देशों में भिन्न होती हैं। पहला स्टेटमेंट मिल गया। और काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न भिन्न हो सकती है। मतलब प्रत्येक देश में काल्पनिक जो रेखा है वो अलग अलग है, अलग अलग मानदंडों को मानती है, इस वजह से वो रेखा भी अलग अलग है। इससे पहला स्टेटमेंट मिला, इससे आपका दूसरा स्टेटमेंट मिला था। दोनों स्टेटमेंट मिल गए आपको पॉवर्टी में। मतलब आपका आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 2 का भी एनसीईआरटी में है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। खाद्यान्न सुरक्षा का अर्थ है। तीसरा क्वेश्चन, खाद्यान्न सुरक्षा का क्या अर्थ है, ये पूछ रहा है। तो सीधी सीधी लाइन आपको बताइए, वन लाइनर है। सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता और सामर्थ्य। पहला ये देखो, उपलब्धता, भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए और उसे कमाने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उपलब्धता तो हो, भोजन की उपलब्धता है, लेकिन हमारे पास सामर्थ्य ही नहीं है कि वो भोजन हम कर सके। एक देश में मान लीजिए अगर खाद्यान्न की आवश्यकता है 50 किलो, ठीक है, 50 किलो गेहूं की आवश्यकता है और इसमें 5 व्यक्ति हैं। वैसे तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, हमने एग्जांपल भी तो कम लिया है, और प्रत्येक व्यक्ति को कितना चाहिए? 10-10 किलो चाहिए। अब जो 5 व्यक्ति हैं उनमें से 4 व्यक्ति तो 10-10 किलो खरीद सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है वो 10 किलो खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। तो क्या वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा? उसके लिए खाद्यान्न सुरक्षा सही रहेगी? नहीं रहेगी। उसके लिए सामर्थ्यता भी होनी चाहिए, उसके पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो 10 किलो अनाज खरीद सके। तो ये सामर्थ्य भी होना चाहिए। इतना तो सही है, मतलब स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। लेकिन अगला स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। गरीब लोगों तक भोजन की पहुंच और सामर्थ्य। अब यहां पर पहुंच का मतलब है कि मान लीजिए भारत के दक्षिणी इलाके में, मतलब तमिलनाडु वाले क्षेत्र में 50 किलो अनाज हो रहा है और उत्तर भारत का एक व्यक्ति है, उस उत्तर भारत के व्यक्ति को अनाज चाहिए और अनाज दक्षिण भारत से आ ही नहीं पा रहा है। तो क्या उसके लिए पहुंच होना जरूरी है? पहुंच होना जरूरी है। जब तक वो उसके पास पहुंचेगा ही नहीं, उसके पास पैसा है, उसके पास खाना है, मतलब उपलब्धता है कि भारत के दक्षिणी भाग में है, उसके पास पैसे भी हैं कि वो खरीद सकता है 10 किलो अनाज, लेकिन पहुंच ही नहीं है, वो वहां पर जाकर नहीं खरीद सकता। इस वजह से पहुंच की भी आवश्यकता है। तो 3 पॉइंट आपको मिल गए, उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। अब ये तीनों हम कहीं देखते हैं। सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य,
तीनों ही पॉइंट इस स्टेटमेंट में मिल गए। तो ये आपका सही लग रहा है, लेकिन चौथा भी आप पढ़ लेते हैं। गरीब लोगों तक भोजन की उपलब्धता और पहुंच। देखिए अब यहां पर सामर्थ्य नहीं है, तो इस वजह से ये तीनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तब आपको सीधे सीधे आपको बताऊंगा कि तीन चीजों की आवश्यकता होती है। अब एनसीईआरटी में देख भी लेते हैं इसका आंसर क्या है। 9th क्लास की फूड सिक्योरिटी में फिर से जाएंगे, 41 पेज नंबर। इसमें क्या लिखा है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। मतलब तीन चीजें होती हैं, उपलब्धता, उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। तो ये तीनों चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक उसकी खाद्य सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो तीनों को आपको याद रखना है और तीनों ही स्टेटमेंट में आ चुके हैं, इसलिए आपका आंसर 3 सही है। एनसीईआरटी में मिल रहा है, सीधी सीधी लाइन, वन लाइनर था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है 1943 के बंगाल के अकाल के बारे में चर्चा करने के लिए आप अपनी माध्यमिक कक्षा में निम्नलिखित में से किस शिक्षण अधिगम मतलब सामग्री या विधि का उपयोग कर सकते हैं। अब ये पेडागोजी का क्वेश्चन है और मैंने कल पॉलिटी में भी आपको दिखाया था कि पेडागोजी के क्वेश्चन भी कहां से बनने हैं, आपकी माध्यमिक कक्षाओं की एनसीईआरटी से ही बनने हैं। तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में मिल जाती है, लेकिन इसे डायरेक्ट नहीं देख सकते हो आप। अगर देखेंगे तो 1943 का बंगाल का अकाल ये कहां है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अगर आप फूड सिक्योरिटी देखेंगे पेज नंबर 42, तो उसमें क्या लिखा है? भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा वह क्या है? 1943 का बंगाल का अकाल था। ये लाइन तो आपको मिल रही है। बाकी का आपका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर अगर देखें तो नाटक, नाटक करके क्या हम किस तरह से हम बता सकते हैं कि अकाल है। अगर हम समाचार पत्र की रिपोर्ट देखें, अगर हम चौथे आंसर की बात करें, समाचार पत्र की रिपोर्ट, एक रिपोर्ट होगी उस समय पर जो न्यूज़पेपर था, उस न्यूज़पेपर में निकला होगा कि देखो बंगाल में अकाल पड़ा, इतने लोग मरे, इतने लोगों को भुखमरी के शिकार हो गए, इस तरह की लाइनें होंगी। तो ये दिखाकर तो हम काम कर सकते हैं। अगर हम तस्वीरें दिखाएं उस समय की जो समाचार पत्र में निकली होंगी या फिर लोगों ने जो फोटोग्राफर होंगे उन्होंने खींची होंगी उस समय पर, देखिए हमारे आसपास का क्या हाल है, किस तरह से व्यवस्था चल रही है, इससे भी हो सकता है। उपन्यास, अगर कोई व्यक्ति है वो उपन्यास लिख रहा है, उपन्यास का क्या मतलब है? उसने देखा और वो लिखना शुरू किया उसके बारे में, तो ये क्या है? ये रियल घटनाएं होती हैं उपन्यास में, ठीक है। तो उपन्यास को भी ले सकते हैं, नाटक को हम नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी, सी और डी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब दो क्वेश्चन का आंसर सही है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इसमें दो कथन दिए हुए हैं, फिर से बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। दोनों सही है दोनों गलत है। पहला, भुखमरी गरीबी लाती है, क्या कर सकती है? हंगर ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। तो पॉवर्टी लाती है, भुखमरी गरीबी लाती है कि नहीं लाती है? मान लीजिए एक व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है? वो अपने लिए काम कर रहा है और काम से भोजन की तलाश करने के लिए काम कर रहा है। अगर भोजन की तलाश के लिए वो काम कर रहा है और भूख से प्रताड़ित है, क्या वो काम कर सकता है? काम नहीं कर सकता, तो वो भूखा रहेगा। भूखे रहने से काम नहीं कर पा रहा और काम ना करने की वजह से ही उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो भूखा है। अगर इस तरह की कंडीशन में वो व्यक्ति आ जाता है तो क्या वो भूख से मर रहा होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो वो गरीबी में आएगा कि नहीं आएगा? वो गरीबी में आएगा। इस वजह से ये स्टेटमेंट सही है कि भुखमरी तो गरीबी लाती है, लेकिन भुखमरी खाद्य सुरक्षा का एकमात्र संकेत है। जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करेंगे तो खाद्य सुरक्षा का एकमात्र संकेत नहीं है भुखमरी, कहीं और संकेत भी हैं। अगर हम देखें, व्यक्ति की असमर्थता है, मतलब असमर्थ है, असमर्थ व्यक्ति है, वो क्या करेगा? वो भी खाद्यान्न के लिए क्या होगा? असुरक्षा का एक संकेत कहलाएगा कि अगर कोई व्यक्ति है वो असमर्थ है, उसे खाना मिलने में असमर्थता है, तो वो किस में आएगा? खाद्यान्न असुरक्षा का संकेत में आएगा। इसके साथ साथ सामाजिक संरचना, अगर सामाजिक संरचना आपकी ऐसी है जिससे वो व्यक्ति खाना नहीं ले सकता है, तो वो भी किस में आएगा?
खाद्यान्न असुरक्षा के संकेत में आएगा। तो क्या भुखमरी ही केवल खाद्यान्न असुरक्षा का संकेत हो सकता है? नहीं। अगर व्यक्ति की असमर्थता है, सामाजिक संरचना आपकी ऐसी है जिससे वो नहीं ले पाएगा। अगर सामाजिक संरचना का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे आपने देखा होगा जो व्यक्ति हैं, हमने कैसे लोग देखे हैं, एक तो हमारे सबर्ड कास्ट के होते हैं और उसके साथ साथ अगर हम एसटी जनजाति की बात करें, एससी जनजाति की बात करें, तो वो कैसी है, हमारी सामाजिक संरचना इस प्रकार की है कि वो भी लूप में फंस जाता है और उसे खाना नहीं मिलता है। तो असमर्थता, सामाजिक संरचना, उसके साथ भुखमरी। तो भुखमरी तीसरा पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते एकमात्र पॉइंट है। तो इससे ये आपका कथन गलत हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो इससे आपके कौन से स्टेटमेंट सही है? कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है। आंसर इसका क्या है? आंसर आपका दो है। अब देख लेते हैं इसका आंसर कहां लिखा हुआ है। अगर आप 9th क्लास की 4th चैप्टर फूड सिक्योरिटी में 44 पेज नंबर पे देखेंगे तो क्या है? भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला दूसरा पहलू है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? दूसरा पहलू है, पहला पहलू नहीं है। मतलब पहलू और भी है इसके। ये जो भुखमरी है वो खाद्यान्न सुरक्षा की दृष्टि से एक पहलू है, लेकिन एकमात्र पहलू नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट इससे आपको मिल गया, मतलब गलत है ये। अब बात करते हैं, भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है। केवल भुखमरी ये नहीं दिखा रही है कि गरीब है व्यक्ति, अगर कहीं पर भुखमरी है, ठीक है, व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं और वहां पर भुखमरी है, मतलब लोग कुछ हैं जो भूख से मर रहे हैं, तो क्या है वो ये तो दिखाएगा कि गरीब लोग हैं यहां पे, इसी वजह से भुखमरी है। लेकिन इसके साथ साथ वो गरीबी भी लाती है। ये बात कह रहा है स्टेटमेंट कि केवल संकेत मात्र नहीं है कि यहां गरीबी है, ये गरीबी लाती भी है। अगर किसी भी देश में भुखमरी है तो वहां पर गरीबी हो जाएगी, बाद में गरीबी हो जाएगी। तो इससे पहला स्टेटमेंट आपको मिल जाता है। दोनों स्टेटमेंट मिल गए आपको, एनसीईआरटी में सीधे सीधे लाइन बनी हुई है, तो आपका इसका आंसर भी मिल गया। 5 क्वेश्चन हो गए, पांचों क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में सीधे सीधे मिले हैं। अब बात करते हैं थोड़े से बात की कि देखिए मैं इस पे मेहनत कर रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चंस ढूंढ के लेकर आ रहा हूं, ठीक है। मुझे भी थोड़ा सा मतलब ये लग रहा है कि जैसे आपने क्या किया कि मैंने कल क्लास अपलोड की, 20 क्वेश्चन मैंने कराए और आप वीडियो देख के जा रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं या मैं जो आपको फैक्ट लेकर आ रहा हूं वो गलत जगह से लेकर आ रहा हूं, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप डिसलाइक करिए। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका कारण क्या है। मैंने डिसलाइक किया है, ये लिख के जाइए, मैंने डिसलाइक किया है और इसका कारण ये है कि आपने गलत पढ़ा है या कहीं और से पढ़ा दिया है, आप हमें इंफॉर्मेशन गलत दे रहे हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन सही नहीं है। आप रिपोर्ट भी करिए चैनल को, ठीक है, अगर मैं गलत कर रहा हूं। अगर आपको सही लग रही है तो एक लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए कि हाँ आप सही पढ़ा रहे हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? इसमें कथन और कारण है, आपको बताना है कि यह कारण संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला कथन है, खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा की भूमिका निभाती है। अब देखिए यही तो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, अब क्वेश्चन ने ही दे दिया यही वाला, यही जो पिछले जो मैंने क्वेश्चन बताया था ना कि खाद्य की सुरक्षा से जो भूमिका है वो केवल गरीबी नहीं निभाती है, मतलब भुखमरी नहीं है, वो क्या है, उसके साथ साथ असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी है। और सामाजिक संरचना देखिए ये भी मैंने बताया कारण कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों का या तो भूमि का आधार कम होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता कम होती है, वे खाद्य असुरक्षित होते हैं। कथन भी मैं बता चुका हूं और कारण भी मैं बता चुका हूं और कारण इसे संतुष्ट भी कर रहा है। क्या इसे और मैं डिटेल में बताऊं? और डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस मैं कराऊंगा, उसके बाद की बात है। अभी मैं इतना ही बता रहा हूं। अब ये एनसीईआरटी में कहा है, अब इस पर डिस्कस तो करेंगे नहीं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट देखते हैं। इकोनॉमिक्स की 9th क्लास की फूड सिक्योरिटी, उसी में 44 पेज नंबर पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। आपको पहला स्टेटमेंट सीधा सीधा मिल गया। और इसका कारण क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों का या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। समझ में आया? अगर उनकी भूमि की उत्पादकता कम होगी तो वो क्या हो जाएंगे? शीघ्र ही असुरक्षित हो जाएंगे। अब इसमें एक और है, मैं बता रहा हूं, जो
कुपोषण होता है, कुपोषण होने लगता है, मतलब अगर खाना नहीं मिल रहा है तो कुपोषण का शिकार। तो कुपोषण से सर्वाधिक प्रभावित कौन है? महिलाएं कुपोषण से सर्वाधिक प्रभावित है। तो आपका क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया। ठीक है, मैंने ये एक्स्ट्रा लाइन बता दिया, ये आपको याद रखना, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको वहां पर रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको सीधे सीधे मिल गए, दोनों ही आपको सही दिख रहे होंगे, और इसका आंसर क्या है? दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। एनसीईआरटी में सीधे सीधे लाइन मिल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। इसमें 3 कथन दिए हुए हैं, बताने हैं कि कौन कौन से कथन सही है। पहला, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में समान है। आपको स्टेटमेंट देख के क्या लग रहा है कि सभी लोगों में समान होना चाहिए? अगर आप सवर्ण लोगों की बात करें, अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों की बात करें, तो आपको लगता है क्या उनमें जो स्तर है वो समान है? मतलब सवर्ण लोग जितने भुखमरी के शिकार हैं, जितने निर्धन हैं, उतने ही एससी एसटी के लोग भुखमरी के शिकार और निर्धन हैं? ऐसा तो नहीं है। एससी एसटी के लोग आपको ज्यादा भुखमरी के शिकार नजर आएंगे। ये हमारा जो आरक्षण वाला पॉइंट है ना, आरक्षण वाला जो पॉइंट है वो इसी तरीके से है। सबसे ऊपर जो सवर्ण लोग होते हैं तो वो निर्धनता से सबसे कम आएंगे, उसके बाद ओबीसी के आएंगे, उसके बाद एससी के आएंगे, उसके बाद एसटी के आएंगे। ठीक है, तो एसटी के सबसे ज्यादा होंगे जो निर्धनता रेखा से नीचे होंगे, उसके ऊपर एससी के होंगे। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत लग रहा है, समान नहीं है, असमान है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। सामाजिक समूह जो निर्धनता से असुरक्षित है वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार के हैं। बिल्कुल सही, अभी मैंने बात की थी और यही बात कह रहा है। अगला, आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार है। ये स्टेटमेंट सही है। आपको याद रखना है, जब हम आर्थिक समूहों की बात करते हैं तो आर्थिक समूह कई प्रकार के हैं। ठीक है, अगर उनके असुरक्षितता देखी जाएगी तो उसमें कौन आएंगे? उसमें कृषिक लोग भी आएंगे। उसमें अब कृषक लोग हैं वो 2 तरीके के हैं, एक तो बड़े कृषक होते हैं, एक छोटे कृषक होते हैं। उसके साथ साथ मजदूर लोग आएंगे। मजदूर लोग 2 तरह के होंगे, एक तो आपके गांव में मजदूरी कर रहे होंगे, आपके शहर में कर रहे होंगे, एक पलायन करके दिल्ली में मुंबई में मजदूरी कर रहे हैं। इन मजदूरों में 2 तरह के मजदूर होंगे, एक नियमित मजदूर होंगे, एक अनियमित मजदूर होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे समूह हैं, जब समूह की बात करेंगे तब बताऊंगा। और उसमें ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार ये सर्वाधिक असुरक्षित है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। बाकी के जो भी समूह है उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? दूसरा और तीसरा, मतलब बी और सी सही है, पहला गलत है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? ए आपका आंसर, मतलब एक आपका आंसर सही हो गया। तो आगे बात करें, ये क्वेश्चन समझ में आया? अरे रुकिए 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 रुकिए, इसे हम दिखा देते हैं कहां पर लिखा हुआ है। तो अगर आप 9th क्लास की एनसीईआरटी तीसरा चैप्टर पॉवर्टी में जाएंगे, 33 पेज नंबर देखते हैं। असुरक्षित समूह, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। पहला स्टेटमेंट आपको सीधे सीधे मिल रहा है क्या? आर्थिक एक समान नहीं है, जबकि वहां क्या कह रहा है? एक समान है। तो एक समान नहीं है ना, पहला स्टेटमेंट मिल गया। दूसरा, जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार के हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपको मिल गया। तीसरे स्टेटमेंट की, आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि परिवार श्रमिक और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार है। तीसरा मिल गया। तीनों ही स्टेटमेंट लाइन बाई लाइन एक एक शब्द मैच कर रहा है कि नहीं? जो डरते हैं कि सर इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आ रही, 11th क्लास की पढ़ेंगे, 12th क्लास की पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। कौन सी इकोनॉमिक्स की बात चल रही है अभी? 9th और 10th की इकोनॉमिक्स की बात चल रही है। जो डरा रहे हैं ना, अब आपको बताएंगे नहीं, जब तक लोगों को ये नहीं बताएंगे सिलेबस कहां है, तब तक आप डरेंगे कैसे? और डरेंगे नहीं तब तक आप उनका पेड कोर्स कैसे लेंगे? तो ये एक प्रोपेगेंडा होता है, जो आपको फंसाने का एक तरीका होता है कि आपको बताओ ही मत कि डेप्थ क्या है, जिससे आपको डर लगता रहे। और डेप्थ भी बताएंगे तो इस तरह की बताएंगे। 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है, मैं कह रहा हूं 11th क्लास की एनसीईआरटी अगर मैं हिंदी और इंग्लिश की दोनों एक साथ खोल के ना बैठूं ना, तो ना तो मुझे हिंदी की समझ में आती है और ना ही मुझे इंग्लिश की समझ में आती है। उसकी लैंग्वेज भाई साहब ऐसी लैंग्वेज है ना कि किसी को ही समझ में नहीं आती है। तो अब आप डर तो नहीं रहे हैं ना? 9th 10th की पढ़नी है, 11th के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन उन्हें आपको नहीं पढ़ना है। उसके लिए मैं हूं ना, वो मैं कर रहा हूं, आपको पूरी मेहनत कर रहा हूं। ठीक है,
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब देखिए बात कर ही रहे थे और फिर से ये क्वेश्चन आ गया, परिप्रेक्ष्य योजना। अब परिप्रेक्ष्य योजना मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने पढ़ा होगा। पर्सपेक्टिव प्लान जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो अभी तक हमने क्या देखा होगा, हमने पंचवर्षीय योजना देखी होगी, लेकिन पर्सपेक्टिव प्लान हमने नहीं देखा। तो परिप्रेक्ष्य योजना क्या होती है उसके बारे में पूछा गया है। इन योजनाओं में प्रत्येक लक्ष्य को समान महत्व दिया जाता है क्या? दूसरा, इनमें विशिष्ट लक्ष्य और सामान्य उद्देश्य शामिल होते हैं। तीसरा, इन योजनाओं के लक्ष्य एक दूसरे के विरोध में हो सकते हैं। और चौथा, ये 5 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो हम इसे ही गलत कर सकते हैं, ये 5 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। 5 वर्ष की अवधि के लिए नहीं होते। मैं बता रहा हूं परिप्रेक्ष्य योजना क्या होती है। पर्सपेक्टिव प्लान एक ऐसा प्लान होता है जो बहुत लंबे समय के लिए होता है, ठीक है। अगर आप एक डेकेड या 2 डेकेड का मान के चलिए, आप मतलब 15 साल या 20 साल तक का मान के चलिए, ये प्लान इतना बड़ा प्लान होता है, एक छोटा प्लान नहीं होता। पंचवर्षीय योजना होती है वो 5 साल की होती है, लेकिन जो आपका पर्सपेक्टिव प्लान होता है वो 15-20 साल का होता है। तो आपका ये तो गलत ही हो गया। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कई लक्ष्य तय किए जाते हैं, एक लक्ष्य नहीं होता है। इस योजना में एक लक्ष्य नहीं होगा, कई लक्ष्य होंगे और प्रत्येक लक्ष्य को समान महत्व नहीं दिया जा सकता। कोई एक लक्ष्य होगा जिसे हमें ज्यादा महत्व देना है और दूसरा लक्ष्य होगा उसे थोड़ा सा हमें कम महत्व देना है, तो समान महत्व तो नहीं होगा। अब ये भी पॉइंट, इससे पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा कि समान महत्व दिया जाता है। समान महत्व नहीं दिया जाता। इस योजना में जो भी लक्ष्य होंगे उनके महत्व अलग अलग होंगे। किसी एक टाइम पर एक लक्ष्य की पूर्ति करना ज्यादा जरूरी है, दूसरे लक्ष्य की नहीं है, तो पहले लक्ष्य को हम ज्यादा महत्व देंगे, ठीक है। अब जो इन योजनाओं के जो लक्ष्य होते हैं इनमें टकराव भी हो सकता है। ये भी जो सुनिए कि ये इनके जो लक्ष्य तय किए जाते हैं इनमें आपसी टकराव भी हो सकता है, एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं। तभी तो इनके लक्ष्यों का क्या किया जाता है, एक साथ निपटारा नहीं होता है, अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर निपटान किया जाता है। तो यहां पर आपको तीसरा आंसर सही मिल गया, मतलब तीसरा सही है। अब ये है कहां, क्या आपने पंचवर्षीय योजना भी पढ़ी है? अभी पंचवर्षीय योजना भी खत्म हो गई है, तो वो भी आपने नहीं पढ़ी होंगी। इस वजह से आपको एक दिखाता हूं मैं। अगर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, अगर आप दूसरा चैप्टर देखेंगे इंडियन इकोनॉमी का, तो 19वां पेज नंबर, जिसमें ये परिप्रेक्ष्य योजना के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि ये योजना केवल 5 वर्ष के लिए नहीं होती है। जो लक्ष्य, जो उद्देश्य बनाए जाते हैं वो केवल 5 वर्ष के लिए नहीं होती है, अपितु आगामी 20 वर्षों के लिए उद्देश्य लक्ष्य तय किए जाते हैं। तो 20 वर्ष का समझ में आया। तो ये दीर्घकालिक जो योजना है इसे हम क्या कह रहे हैं, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कह रहे हैं। और ये योजना पंचवर्षीय योजना से अलग होती है। इसमें संभव है कि योजनाओं के लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए, संभव ही नहीं है। इसमें संभव है क्या? नहीं संभव है एक समान महत्व दिया जाए। तो इससे ये स्टेटमेंट भी एक निकल आया आपका कि इनके महत्वों को एक समान महत्व नहीं दिया जाता और इनके लक्ष्यों में अंतर्द्वंद भी हो सकता है, मतलब इनमें टकराव हो सकता है। यही बात कर रहा है कि टकराव हो सकता है, जो इनके महत्व, जो इनके लक्ष्य तय किए गए हैं उनमें टकराव हो सकता है। अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, प्रौद्योगिकी श्रम के बारे में बताया गया है कि प्रौद्योगिकी श्रम की हमें आवश्यकता भी है और जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है उसमें रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य कम हो रहे हैं। मतलब जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है उसमें क्या हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार कम हो रहा है उनका, और जबकि हमें क्या करना है, हमें लोगों को रोजगार भी देना है। अब दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट कर गए कि अगर हम आधुनिक प्रौद्योगिकी में जाएं, आधुनिक प्रौद्योगिकी भी हमारा लक्ष्य है और प्रौद्योगिकी श्रम भी हमारा लक्ष्य है, तो क्या हो सकता है, अगर हम श्रम देंगे तो क्या होगा, आधुनिक प्रौद्योगिकी नहीं आएगी और आधुनिक प्रौद्योगिकी लेकर आएंगे तो हम रोजगार नहीं दे सकते। यही है टकराव। तो अब टकराव समझ में आ गया। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट, आपका तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाता है। अब समझ में आया। 11th क्लास की एनसीईआरटी है लेकिन आपको नहीं पढ़नी है। एक क्वेश्चन आया है, अब आप देखते जाइए और आगे की क्वेश्चन है उन्हें भी देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहां से, मतलब आपकी वो क्या है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये क्वेश्चन, इतना मतलब मैं खुद कहूंगा, आप इस क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन करना ही मत, ठीक है। एक क्वेश्चन तो छोड़ेंगे ना, 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन छोड़ेंगे ना, आपकी कट ऑफ बिल्कुल एकदम 100 में से 100 नहीं जाती है ना, लेकिन फिर भी मेरा काम है पूरा कराना, तो मैं आपको पूरा कराऊंगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या कह रहा है, इसमें 4 स्टेटमेंट है और बताने हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला, शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी है।
अब यहां पर प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या मतलब होता है, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, तो ये चीजें आपको बाद में देखनी है। अगला, बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। अब यहां पर फिर से एक आया, मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 12 वर्ष से 59 वर्ष है, ठीक है। ये वाला तो आप देख सकते हैं। आगे, तृतीय क्षेत्रक में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, ऐसे नए विषय सामने आ रहे हैं, मतलब नई सेवाएं सामने आ रही हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। तो डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह का होता है, देखिए 2 तरह की बेरोजगारी देखी जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। पहले तो मैं ये बता दूं, एक होती है आपकी मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, मौसमी बेरोजगारी है, और दूसरी होती है आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो अब मौसमी बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है, मान लीजिए जैसे आपके यहाँ पर कोई एक मजदूर है, आपके आसपास पड़ोस में गांव में क्या कर रहा है, एक मजदूर है, वो क्या करेगा, जब आप फसल बोएंगे उस समय पे उसकी जरूरत पड़ेगी, फिर पानी देंगे फिर जरूरत पड़ेगी, फिर फसल काटेंगे तब जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका 3 महीने का। 3 महीने में आपकी फसल बन गई। अब 3 महीने के बाद जो 9 महीने का समय होगा, इस समय पर कोई और फसल नहीं उपजाई जा रही है, तो क्या उसे रोजगार मिलेगा, उसे रोजगार नहीं मिलेगा। इसी वजह से कहा जाता है एक मौसम में, एक पर्टिकुलर मौसम में उसे रोजगार मिल रहा है। अगर पर्टिकुलर मौसम वो खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा मौसम आया, उस समय पर कोई फसल नहीं की जा रही है, तो उसे रोजगार नहीं मिलेगा। तो ये कहलाती है मौसमी बेरोजगारी। अब बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। मान लीजिए आपका एक परिवार है, परिवार में कितने लोग हैं, आपके परिवार में 10 लोग, ठीक है, और आपके पास एक खेत है, वो खेत कितना है, 2 हेक्टेयर आपके पास खेत है। 2 हेक्टेयर में काम करने के लिए आपको 4 मजदूरों की आवश्यकता है। 4 मजदूर 2 हेक्टेयर में काम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, और उतनी ही फसल का उत्पादन करेंगे। अब क्या हुआ, उस परिवार में लोग कितने हैं, 10 लोग, 4 लोग अगर इसमें काम करने लगे, 6 लोग बचे। ये 6 लोग क्या करेंगे, ये 6 लोग बाहर जाकर काम कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाकर इन्हें काम मिल ही नहीं रहा है। अब क्या करेंगे ये लोग कहेंगे ऐसा करते हैं, हम 10 लोग इसी 2 हेक्टेयर में काम करते हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा काम कर लेंगे। अब एक काम है पानी देना है, अब एक व्यक्ति पानी दे सकता है, चाहे 10 व्यक्ति पानी दे, तो पानी जल्दी लग जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें थोड़ा बैठना पड़ेगा ना, कोई मतलब नहीं है वो बैठ रहे हैं, जबकि काम करने की कैपेसिटी उनकी ज्यादा है, लेकिन काम फिर भी वो 10 एक साथ कर रहे हैं। तो जो 6 लोग होंगे, ये वाले जो 6 लोग होंगे, ये काम ना कर कर भी उत्पादन उतना ही होता, जबकि काम करके भी उत्पादन उतना ही कर रहे हैं, तो इन 6 लोगों को क्या कहेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगार कहेंगे। मतलब अब अगर सही भाषा में बात की जाए, तो एक भूखंड पर काम करने की आवश्यकता के अधिक लोग काम कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगार कहेंगे, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। समझ में आया, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ये पॉइंट आपका क्लियर है। मतलब शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी ये नहीं है ना, शहरी क्षेत्रों में नहीं है, कहां है, ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो पॉइंट याद रखना है, ग्रामीण क्षेत्र में 2 बेरोजगारी होती है, एक मौसमी बेरोजगारी होती है, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहां मिल रही है आपको, ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रही है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। अब मंदीग्रस्त जो अर्थव्यवस्था होती है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। और लोगों के पास पैसे कब नहीं होते हैं, जब लोग बेरोजगार हों। तो बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, वो सामान खरीद ही नहीं सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही होते दिखाई दे रहा है कि आपका अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, ये होता है ना पूरा, तो मुद्रास्फीति वाला जब कॉन्सेप्ट आएगा उसे मैं अलग से पढ़ाऊंगा। आपके एग्जाम का पॉइंट नहीं है मुद्रास्फीति, लेकिन फिर भी मैं उसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेरोजगारी को समझने के लिए आपको मुद्रास्फीति समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका सही है। अब तीसरे स्टेटमेंट में आते हैं, ये आपका फैक्ट है।
फैक्ट आपको याद होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में फैक्ट दिया हुआ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो श्रम बल जनसंख्या होती है उसे हम किससे नापते हैं? हमारी एज होती है 15 साल से लेके 59 साल तक की, ठीक है। तो 15 से 59 साल के बीच के जो लोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रम बल कहते हैं। मतलब वो काम करने के लिए उनमें क्षमता है, वो काम कर सकते हैं। अगर 15 साल से कम का कोई बच्चा है, उसे हम ये नहीं कहेंगे कि इसे रोजगार मिलना चाहिए, ये काम में लगा हुआ होना चाहिए, या फिर 59 साल से ऊपर का कोई 60 साल का व्यक्ति है, 61 साल का व्यक्ति है, तो इसे रोजगार मिलना चाहिए। तो अगर हम बेरोजगारी देखते हैं तो बेरोजगारी में वो लोग नहीं जोड़े जाते हैं जो 14 साल के होते हैं या 13 साल के होते हैं या फिर 60 साल से ऊपर के होते हैं। तो 15 से 59 के बीच में अगर आप रोजगार नहीं कमा रहे हैं तभी आप बेरोजगार कहलाते हैं। तो इससे ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, सी स्टेटमेंट गलत है। वैसे तो आपका स्टेटमेंट ए और सी गलत होने की वजह से ये वाला गलत हो गया, ए गलत होने से ये वाला गलत हो गया, सी गलत होने से ये गलत हो गया। तो बचा आपका बी और डी। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं जो तृतीयक क्षेत्रक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे? हमने जब अपना सिलेबस देखा था तो उसमें हमने सारे सेक्टर्स देखे थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो ये सब क्या है? आपके एग्जाम में सिलेबस में दिए हुए हैं। तो इसका भी एक चैप्टर है जिसके बारे में ये बताया गया है, तो उसमें हम पढ़ेंगे। तृतीयक क्षेत्रक में क्या चीजें आती हैं? वो वाली चीजें ज्यादा आती हैं जो सेवा क्षेत्र में आपके में होती हैं, ठीक है। तो सेवाओं में कौन कौन सी नई सेवाएं जोड़ी गई हैं? जैसे जैव प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी है, ये क्या है? टेक्नोलॉजी वाली जो काम है, इंफॉर्मेशन वाली जो काम है, ये सारी चीजें नई हैं। और हम जब बता रहे थे, पॉलिटी पढ़ा रहे थे, तो उसमें भी हमने बताया था कि जो नए नए पॉइंट्स हैं वो किसमें ऐड किए जाएंगे? वो संसद के द्वारा ही उन पर निर्णय लिए जाएंगे। तो ये आते किसमें है? ये तृतीयक क्षेत्रक में आते हैं। इस वजह से डी पॉइंट आपका सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर 2 हो गया। अब देखते हैं इसे एनसीईआरटी में कहां पर है इसका आंसर। तो जाएंगे हम 9th क्लास की एनसीईआरटी पीपल एज अ रिसोर्स, दूसरा चैप्टर 25 और 26 पेज नंबर पर देखेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। पहला क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी है। तो यहां से आपका पहला मिल गया, ठीक है, पहला। और नगरीय क्षेत्रों में कैसी है? शिक्षित बेरोजगारी ज्यादा है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन के पॉइंट में? क्या है? शहरी क्षेत्र में है प्रचंड बेरोजगारी, जबकि कहां है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। देखिए बिल्कुल सीधी सीधी लाइन यही लिखी हुई है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका यहां है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। तीसरा स्टेटमेंट यह है। चौथा अगर बात करें तो तृतीयक क्षेत्रक में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि चीजें जोड़ी गई हैं, नई सेवाएं सामने आ रही हैं। तो चौथा आपका यहां है। तो क्लियर है ये। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया 9वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 9 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एनसीईआरटी से मिले हैं। अब 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। भौतिक पूंजी निर्माण एक क्या है? आर्थिक प्रक्रिया है, तकनीकी प्रक्रिया है, या फिर सामाजिक प्रक्रिया है? कौन सी प्रक्रिया है भौतिक पूंजी? तो भौतिक पूंजी हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें भौतिक पूंजी हमने थोड़ी सी देखी थी। तो आगे देखते हैं क्या है। अगर 9th का चैप्टर पहला देखें हम, दूसरे पेज पर ही लिखा हुआ है भौतिक पूंजी। इसमें क्या क्या चीजें हमने बताई थी? 2 चीजें हमने बताई थी। एक तो इसमें औजार आता है, मशीन, भवन आते हैं। तो ये औजार, मशीन, भवन ये क्या है? ये तकनीकी है ना। और उसके साथ साथ कच्चा माल और नगद मुद्रा भी आती है। तो नगद मुद्रा भी इसमें है। तो इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है? या एक तो आर्थिक प्रक्रिया आपको देखने को मिल रही है, एक तकनीकी प्रक्रिया देखने को मिल रही है। क्या यहां पर सामाजिक रूप से कोई भी बात की गई थी? 2 तरह की हमने भौतिक पूंजी की बात की, ठीक है। उसके बाद एक और पूंजी में 2 भाग थे, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। अगर मानव पूंजी की बात की जाती तब यहां पर आपका सामाजिक प्रक्रिया को भी जोड़ा जाता। लेकिन अगर भौतिक पूंजी की बात की जा रही है तो भौतिक पूंजी आर्थिक और तकनीकी 2 प्रकार की होती है। तो इससे आपका आंसर 4 करेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये तो बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन था, वन लाइनर था। वन लाइनर क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं, वो हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन मानव पूंजी के रूप में। तो मानव पूंजी अब फिर से आ गया। मानव पूंजी आपको कहां देखने को मिलेगा? दूसरे चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। लेकिन इसका आंसर सीधे सीधे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है।
तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से देखते हैं, ठीक है। मानव पूंजी के बारे में मैंने बताया था आपको, अभी तक नहीं बताया है, दूसरे चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मानव पूंजी के बारे में। तो मानव पूंजी किस तरह की होती है? मानव पूंजी मतलब जैसे एक व्यक्ति, आप व्यक्ति हैं, ठीक है, और आपके पास कोई भी कार्य करने की क्षमता है, उस कार्य करने की क्षमता से ही आप पूंजी बन रहे हो। अगर आप में कोई भी कार्य करने की क्षमता नहीं है, अगर आप में इच्छा नहीं है, तो वो क्या कर सकते हो? क्या आप पूंजी बन सकते हो? आप पूंजी नहीं बन सकते हो। अगर आप रोजगार जनरेट कर पा रहे हो तब आप मानव पूंजी हो। अगर आप संसाधन के रूप में प्रयोग हो पा रहे हो तभी आप मानव पूंजी हो। अगर संसाधन के रूप में आपका प्रयोग नहीं किया जा सकता तो आप मानव पूंजी नहीं कहलाएंगे। ये कुछ मानव पूंजी होती है। तो देखते हैं 4 पॉइंट्स इसके क्या है। यह अमूर्त है। अब देखिए, इंटेंजिबल और टेंजिबल होने का क्या मतलब है। आप एक बात बताइए, क्या आप में कोई एक क्षमता है, उस क्षमता को किसी भी चीज में नापा या तौला जा सकता है? क्या उसका एक रूप आप बता सकते हो कि ये रूप है, इसमें और बढ़ोतरी नहीं होगी या फिर इसमें कम नहीं होगा? ऐसा नहीं होता है। अगर एक मानव है और मानव कोई कार्य कर रहा है तो वो कार्य करने की उसकी क्षमताएं लगातार बढ़ भी सकती हैं और क्षमताएं कम भी हो सकती हैं। तो मतलब ये एक अमूर्त है, उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इस वजह से पहला जो ऑप्शन है वो तो आपका बिल्कुल सही हो गया। अब दूसरी बात, इसे बाजार में बेचा जा सकता है। आपकी क्षमता को बाजार में बेचा जा सकता है क्या? आपकी क्षमता को नहीं, आपके कार्य को बेचा जा सकता है। आप कार्य कर सकते हैं और कार्य करके क्या कर सकते हैं? पैसे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या आपके कार्य करने से आपका कार्य जो आप में क्षमता है वो क्षमता खत्म हो गई? वो क्षमता खत्म नहीं होती है। इस वजह से क्षमता को कभी भी नहीं बेचा जा सकता, मानव पूंजी को कभी नहीं बेचा जा सकता। उनसे क्या किया जा सकता है? काम करवाया जा सकता है। मतलब उनसे काम करवा के सेवा ली जा सकती है, लेकिन उनकी क्षमता को खरीदा या भेजा नहीं जा सकता है। तो बी ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। यह अपने स्वामी से अविभाज्य है, यही तो बात है। जब वो बेच ही नहीं सकता, क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि वह क्या है? उसके ओनर से, जो ओनर है उससे जुड़ी हुई है। जो आपकी क्षमता है वो आपसे ही जुड़ी रहेगी, वो किसी और के पास नहीं जा सकती है। आप उसे क्या कर सकते हैं? आप उसे सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता उसे नहीं दे सकते हैं। यही है कि इस वजह से वह अपने स्वामी से जुड़ी हुई रहती है, उससे अलग नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चौथा बात करते हैं, इसका प्रभाव विभिन्न देशों में पूर्णतः निर्बाध है। अब ये तो बिल्कुल अलग बात है। अगर इसकी मोबिलिटी नहीं होती अन्य देशों में तो अपने देश का कोई भी एक इंजीनियर या फिर वैज्ञानिक या डॉक्टर बाहर के देशों में जा ही नहीं सकता था, बाहर के देशों में काम ही नहीं कर सकता था। ये तो नहीं हो सकता। मतलब आपका डी ऑप्शन गलत है। अब मिला क्या आपको? ए और सी मिला। तो ए और सी देखते हैं, आपका बी ऑप्शन आपका सही है। तो अगर आप 9th की एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ये गलत हो गया, 9th की एनसीईआरटी का अगर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो दूसरे चैप्टर में मानव पूंजी में इसका आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन इस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 11 में से एक क्वेश्चन है जो आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। माध्यमिक कक्षा में स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो मैंने आपको बताया था ना, पहला क्वेश्चन जब मैं आपको करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सरकार के पास क्या है? बफर स्टॉक है, और बफर स्टॉक को जब वो जनता को देता है तब वो कैसे देता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ही देता है, पीडीएस के माध्यम से ही देता है, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसे ही हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, पीडीएस को। और पीडीएस का महत्व तो बहुत ज्यादा है। तो पीडीएस के कामकाज के बारे में चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? अब देखिए, पीडीएस आपने देखा होगा आपके जिले में जो जैसे कोटा होती है ना, कोटा, जहां पे आपको राशन मिलता है, गेहूं मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं आपको, पहले वहां पे मिट्टी का तेल भी मिलता होगा, याद होगा आपको, है ना? तो उस कोटा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ही माना जाता है। मतलब उस वहां की जो दुकानें हैं वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ही माध्यम से काम करती हैं। ठीक, तो उसकी चर्चा करने के लिए, मतलब उसके कामकाज को बताने के लिए क्या करना चाहिए? क्या पुस्तक चर्चा करनी चाहिए?
वाद विवाद प्रतियोगिता करनी चाहिए, राशन की दुकान पर जाना चाहिए या उनके बारे में कहानी सुनानी चाहिए। अब देखिए, पुस्तक में चर्चा करके आप उनके कामकाज को कैसे बता सकते हैं कि वो इस तरह से काम करता है। अब जैसे पार्लियामेंट का एक एग्जांपल है, पार्लियामेंट की जो वहां पर कार्यविधि है उसे आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए? उसे आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप वहां जाएंगे नहीं पार्लियामेंट में। इसी वजह से हमारा एक प्रैक्टिकल होता है जिसमें स्टूडेंट्स को पार्लियामेंट में घुमाया जाता है, एक बार के लिए घुमाया जाता है, ठीक है। अब ये ऐसा तो नहीं है कि जैसे यूपी के छोटे छोटे स्कूल हैं वहां पर ऐसा होता हो। जब आप दिल्ली के स्कूल की बात करें तो वहां पर एक पार्लियामेंट में चक्कर लगाया जाता है कि आप बच्चों को दिखा के लेके आइए। वाद विवाद प्रतियोगिता, ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट रहा, ये तो हो ही नहीं सकता है। वाद विवाद प्रतियोगिता तो इसमें आएगी ही नहीं अगर उनकी कार्यप्रणाली के बारे में बात की जाए। कहानी सुनाना, कहानी आप क्या कर सकते हैं, किसी पौराणिक कथाओं को बता सकते हैं, पौराणिक जो हमारी स्थिति है उसके बारे में बताने के लिए कहानी सुना सकते हैं, इसके लिए नहीं हो सकता। तो राशन की दुकान पे जाना, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अब देखते हैं एनसीईआरटी में कहां है ये। एनसीईआरटी में 9th क्लास की फूड सिक्योरिटी में जाएं, 47 पेज नंबर। इसमें क्या बोला गया है, अपने इलाके की राशन की दुकान पर जाएं और वहां से निम्नलिखित ब्यौरा प्राप्त करें। क्या राशन की दुकान कब खुलती है, कौन सी चीजें बिकती हैं वहां पर, जो दुकान में चावल और चीनी है उनकी कीमतों की तुलना करें अन्य दुकानों से, किराने की जो दुकान है उन दुकानों से तुलना करें। अब ये क्या हो रहा है, राशन की दुकानों पर भेजा जा रहा है बच्चों को। जब भेजा जा रहा है उसके द्वारा ही वो क्या कर सकते हैं, वो उनकी जो कामकाज है उनकी स्थिति को पता कर सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी में सीधे सीधे इसका आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? आपको पेडागोजी के क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं और देखते हैं क्या वो एनसीईआरटी से आया है या नहीं आया है। तो क्वेश्चन नंबर 13, अगर 69 की बात करें, माध्यमिक कक्षा में विश्व के विभिन्न देशों की गरीबी रेखा को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस चार्ट ग्राफ का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से चार्ट का प्रयोग किया जाता है? क्या चित्रलेख का प्रयोग किया जाता है, पाई चार्ट का प्रयोग किया जाता है, बेन चार्ट का प्रयोग किया जाता है या बार चार्ट का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से अगर आप इन सबको जानते हो कि ये किस प्रकार के होते हैं, तब ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। जो चित्रलेख होते हैं उनमें एक चित्र बना दिया जाता है और उससे बताया जाता है कि देखिए ये इस तरह से, जैसे मान लीजिए आपका क्या किया जाएगा, ऐसे एक ग्राफ बना दिया जाएगा, ठीक है, और उसमें क्या कर दिया जाएगा, 4 बॉलें बना दी गई, ठीक है, यहां पर 4 त्रिभुज बना दिए गए, तो ये चित्रलेख होता है, ठीक है। यहां पर क्या कर दिया गया, स्क्वायर बना दिया गया। अब ये क्या है, ये चित्रलेख है। तो चित्रलेख के द्वारा क्या गरीबी रेखा दर्शाई जा सकती है? या पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, जैसे एक गोला बनाया जाता है और उसमें जैसे पिज्जा की बात की जाती है तो पिज्जा के स्लाइस की तरह बना दो इसे, ठीक है, और उसमें बता दो कि ये वाला भाग इसका है, ये इसका है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है। तो इस तरह से भाग में जो विभाजित किया जाता है ये पाई चार्ट की तरह होता है। बेन चार्ट क्या होता है, बेन आरेख आपने देखे होंगे। बेन आरेख तो क्या ही होते हैं, इस तरह के बेन आरेख होते हैं, उनमें बताया जाता है किसमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह का है, दोनों चीजें साझा करती है नहीं करती है। तो ये बार ग्राफ क्या होता है, ये एक इस तरह से होता है, इसमें आपको लाइनें चलती हुई दिखाई देंगी या फिर इस तरह से दिखाई देंगे, इस तरह के बॉक्स लंबे या छोटे इस तरह के बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, तो ये होता है बार ग्राफ। अब आप जब अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें गरीबी रेखा को किस प्रकार से दर्शाया गया है, आप एनसीईआरटी में जाइए, 9th क्लास की फूड सिक्योरिटी पेज नंबर 37, उसमें विभिन्न देश जैसे दक्षिण एशिया है, लैटिन अमेरिका है, सब सहारा अफ्रीका है, चाइना है, तो इनकी जो ग्राफ है उन्हें किससे दर्शाया गया है, बार ग्राफ से दर्शाया गया है। तो अब आपको समझ में आया, देखिए ये ग्राफ है, ग्राफ चल रहा है और लाइनें बनी हुई हैं और ग्राफ से दर्शाया जा रहा है कि गरीबी रेखा किस प्रकार की है इन देशों में। समझ में आया, किससे दर्शाया जा रहा है, बार ग्राफ से दर्शाया जा रहा है। इस वजह से इसका आंसर 4 हो गया। आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। अगर अपनी एनसीईआरटी के आप मैप भी देखते रहेंगे, उन मैप के नीचे कितना सीखा वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, देखिए आइए चर्चा करें, देखिए यहां पर लिखा हुआ है सुझाई गई प्रक्रियाएं क्रियाएं और आइए चर्चा करें, आओ कितना सीखा, इस तरह की जो चीजें हैं आपकी एनसीईआरटी में वो भी साथ में पढ़नी है। मैं कह रहा हूं 10 में से आप 6 क्वेश्चन सीधे सीधे इसमें से कर ले जाएंगे, ठीक है। बाकी के 4 क्वेश्चन हैं उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पेडागोजी के क्वेश्चन है उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, थोड़ा दिमाग लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने ज्यादा दिमाग लगा दिया ना तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि नहीं ये भी ऑप्शन सही है या ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा होती है पेडागोजी के क्वेश्चन में। बाकी का मैंने क्या बोला था, पेडागोजी आपको अलग से करनी है, मैं आपको पेडागोजी नहीं कराने वाला हूं और एनईपी की मैं आपको पीडीएफ दूंगा, एनईपी की पीडीएफ आपको मिलेगी, उसमें आप
पढ़ सकते हैं। तो आपको 13 क्वेश्चन दिखाए मैंने आज की वीडियो में, और 13 में से आपको कितने 12 क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी से मिले। क्या मिले या नहीं मिले? आप लाइक करेंगे वीडियो को या नहीं लाइक करेंगे, बताइए मुझे। देखिए, पिछली वीडियो मैंने बनाई, उसमें आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, मैं मान रहा हूं अच्छा रहा, लेकिन इतना अच्छा नहीं रहा जितनी मेरी मेहनत थी। हर क्वेश्चन को एनसीईआरटी से ढूंढ के लाइन बाई लाइन आपके सामने प्रस्तुत करना, जिससे आपका भरोसा मैं जीत सकूं कि मैं सही पढ़ा रहा हूं। और फिर भी आप शेयर नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक पेमेंट करना है, और वो किस तरह से करना है? अपनी उंगलियों को थोड़ा सा चलाइए, कमेंट करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो आपको हिस्ट्री की मिलेगी, लेकिन तब तक नहीं मिलेगी जब तक इस वीडियो पे 50 लाइक नहीं हो जाते हैं। जैसे ही 50 लाइक हो जाएंगे, मैं आपको हिस्ट्री की क्लास आगे लेकर आऊंगा। तो लेक्चर में इतना ही। लेक्चर पसंद आता है लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।